हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 5 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना। तो मैंने आपसे बताया था कि इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की थी। ठीक है ना। और साथ में आपको बताया था कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनको हम कैसे बनाते हैं, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हमने जो है पिछले वीडियो में कर लिया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं उनको करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, जिसे हम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने बनाया है जो हमने मिरर लिया हुआ है वो कनकेव लिया हुआ। क्या लिया बेटा जी? कनकेव लिया है। और सिमिलर आप ऐसे कन्वेक्स को लेके भी आगे बढ़ोगे। ठीक है ना। जो रूल कनकेव के केस में लगने वाले हैं वही कन्वेक्स में भी लगने वाले हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है। मैं किसी एक को लेके डिफाइन करूंगा और दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हमने कनकेव मिरर लिया हुआ है और आपको बता दूं मैं कि यहाँ से लेकर ए और बी, इसको बोलते हैं एपर्चर। जितना बड़ा हमने कट किया हुआ ना मिरर साइज, उसकी उसे बोलते हैं एपर्चर। इसको पोल बोलते हैं। और इसका हो ये सी क्या है? सेंटर होगा। जो स्फीयर बना होगा ना, ये जिसका बना होगा ना, ये आपका ये जो कनकेव मिरर है ना, जिस स्फीयर से कट किया गया होगा उसका रेडियस बनेगा, सेंटर बनेगा ना वो सेंटर। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा। और अगर सेंटर बना, इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर मान लो लाइट जो है इस मिरर पे पड़ रही है तो लाइट, तो ये जो अंदर वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, लाइट तो इसी पड़नी है। तो लाइट जब इनर सरफेस पे पड़ेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पर लाइट गिरेगी वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बराबर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको कनकेव या कन्वेक्स मिरर पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये 100% श्योर है कि वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। क्योंकि अगर आपने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर मान लो सी है, तो जब भी यहाँ से ड्रॉ करोगे इसके सरफेस पर, कहीं भी ड्रॉ करोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लाइन गिरती नहीं गिरती बेटा जी। ठीक है ना। तो अगर इतना पार्ट आपने कट कर लिया है, ए और बी पार्ट आपने जब भी सी से डालोगे तो सी से जब भी डालोगे लाइन तो वो हमेशा उस पर नॉर्मल ही होगा। तो जब भी हम ये कनकेव मिरर पर नॉर्मल हमें ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल सी से ही पास होगा। तो जब भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो आप सी से पास करा के सी से लाइन ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो रिफ्लेक्टिव सर्किट पड़ेगा। फिर वहाँ से आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को डिफाइन करके आप जो है कि आगे बढ़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो क्या है कि इसमें अगर जो है इंसिडेंट रेज जो है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके जस्ट अपोजिट हम क्या है? निगेटिव लेंगे। जितने भी हम डिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, लाइट ऐसे पड़ रही है, तो अगर इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है? मान लो इंसिडेंट रे कैसी है? बिल्कुल पैरेलल है, इस पे गिरी है ऐसे। ठीक है ना। ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रेज है ना। तो इसका मतलब राइट साइड क्या हो गया तुम्हारा? राइट साइड आपका पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग? इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। उसके जस्ट अपोजिट क्या है? डिस्टेंसेस को हम लोग क्या है? नेगेटिव में मेजर करते हैं। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने सब नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप लोग चेक कर लेना, फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब डिस्टेंसेस को हम मेज़र करेंगे तो पोल से करेंगे मेजर।
कहाँ से करने वाले हैं? ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल। तो जितनी भी डिस्टेंसेस को आप मेजर करोगे वो कहाँ से करोगे? पोल से करोगे, ठीक है ना। यहाँ लिख लोगे ऑल द डिस्टेंसेस मेजर कहाँ से? फ्रॉम द पोल, पोल से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा, जो तीसरी बात इसमें है उसको आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट के पास कुछ हाइट है, तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं हाइट तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर हाइट को हम नीचे की तरफ ले रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे। जैसा हम लेते आए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके, तो ये नेगेटिव लेंगे। इसका भी ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नीचे वाली क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब जो आपका फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस की बात तो हमने कर ली। एक होती है पैरेक्सियल रेज, ये, और 99% जो डेरिवेशंस आपके हैं रे ऑप्टिक्स में वो इसी रेज पे डिफाइंड हैं। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है। पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि फोकस, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, जितने भी फार्मूला आप डिराइव करने वाले हो आगे चल करके सब पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड हैं। पैरेक्सियल रे क्या होती है कि इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक होती है तब वो रेज कहलाती है पैरेक्सियल रेज, ठीक है ना। मतलब ये जो इंसिडेंट रेज है ये बहुत दूर ना हो। ये कैसे कैसे आप इंसिडेंट रेज को आप प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक कैसे रख सकते हो? मिरर को ऐसा बनाओ कि जो उसका एपर्चर है ए और बी, इसको छोटा कर दो। अगर आपने एपर्चर को छोटा कर दिया तो ये यहाँ आ जाए, बी यहाँ जाएगा, तो 100% श्योर है जब भी लाइट रे गिराओगे तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक ही आएगी, ठीक है ना। तो आपके जब आपकी जो इंसिडेंट रेज है जब वो पैरेक्सियल रेज होगी तो फार्मूला आपका करेक्ट आता है। इसलिए हमें इंसिडेंट रेज को हमेशा पैरेक्सियल रखना होता है। और ये जो एपर्चर है ए और बी, इसको छोटा, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट कट करना होता है एपर्चर को। बहुत हम दिखाएंगे डायग्राम में तो बड़ा दिखेगा आपको, लेकिन वैसे अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो इस ए और बी का जो ए और बी है, जो एपर्चर जो साइज है ना, वो बहुत ही छोटी होती है। तो अगर साइज छोटी होगी तो आप देखोगे कि अगर साइज छोटी होगी तो ये जो रे कहलाएगी वो कहलाएगी पैरेक्सियल रेज, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखता है। 4-5 चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मैंने प्रॉपर तरीके से नोट्स में 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है, तो वहाँ आप लोग देख लेना। तो साइन कन्वेंशन में जो बात जरूरी थी बताना आपको, मैंने यहाँ बताया, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पहले आपको दिया ही गया है। आप कहते हो कि जब पोल से मेजरमेंट करेंगे तो जो सी है और जो पोल है, तो पोल से लेके सी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो सिंपल आर होगा, बताया है मैंने, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सी क्या है, इस पूरे के पूरे स्फीयर का सेंटर है, तो पक्का है कि यहाँ तक आने पर वो इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो सी तो पता आपको है। अब देखते हैं कि फोकस कहाँ बनेगा, पोल से फोकस कितनी दूरी पे होगा, उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो उसको देखते हैं बेटा। तो बेटा इसमें पैरेक्सियल रे में मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जैसे मान लो आपके पास ये मिरर कोई है, मान लो कनकेव आपके पास मिरर है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देने वाली बात है ये। और ये आपके पास मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। आपको पता है कि जब लाइट रे जो है कनकेव मिरर पर जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगी, तो आपको पता है कि ये फोकस से होकर के जाएगी। अगर ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये फोकस से निकलेगी,
यहाँ पर क्या आपका सी है, ठीक है ना। और ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे, और अगर इसमें मान लो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करो, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ऐसे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो कहते हो कि सर ये इंसिडेंट आपका आई एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आपका आर है, ये ना, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, ठीक है ना, ये आपका एपर्चर है, ठीक है ना। अगर मैं एक और बनाऊं, यहां पर ऐसे बनाता हूं समझाने के लिए, आपको देखना ध्यान से, 1 मिनट। और अगर हमने इसको इंसिडेंट रे को थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर दिया है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहीं पे आपका है। बेटा इस चीज़ को देखो अब ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कहा कि ये हमारे पास कनकेव स्फेरिकल मिरर है और इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक ना होकर के दूर है। मान लो जब दूर गिरेगी, यहाँ पर इंसिडेंट किया उसने, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने यहाँ से डाला आपने नॉर्मल, और फिर यहाँ से ये आई बना, ये आपका आर बना। देखो इन दोनों केस में यहाँ पर आई छोटा है और आर भी छोटा है, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बड़ा है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी बड़ा है। जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी तो आई और आर, मतलब स्फेरिकल मिरर पर बनने वाले जो एंगल्स होंगे ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब आई और आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब आपका इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक होगा तो आई और आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जितने भी आपके फार्मूला डिराइव किए गए हैं आगे चल के रे ऑप्टिक्स में, सबके लिए आई और आर का स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है, तभी फार्मूला बन पाएगा। इंसिडेंट रे जब भी आप स्फेरिकल मिरर पर आप इंसिडेंट कराओगे तो उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल शुड बी मिनिमम, स्मॉल होना चाहिए, तभी फार्मूला निकल के आएगा। और आई और आर तभी स्मॉल होगा जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक हो, या तो आपका जो एपर्चर है बहुत ही छोटा हो। तो आई थिंक, और यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर फोकस नहीं आएगा, यहाँ पर फोकस नहीं आएगा बेटा जी, फोकस आपका इस साइड, अब फोकस यहाँ मतलब एग्जैक्ट फोकस पर। अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है तो जो पैरेलल गिर रही है इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। बट क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, तो आपको पता है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस से पास होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत दूर होगी तो वो फोकस से पास नहीं होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेज बोलते हैं इसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज के लिए सारा फार्मूला डिफाइन किया गया है, आपको रे ऑप्टिक्स में यही पढ़ना है, कौन सी, पैरेक्सियल रेज पढ़ना है। और आई और आर को मतलब जो स्फेरिकल मिरर पर जब भी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल जब भी बनेगा तो उसको बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, तभी आप डेरिवेशन कर पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, रेज को क्या लेते हैं, पैरेक्सियल लेते हैं, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब यहां देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, हम उसकी बात कर लेते हैं बेटा जी, ठीक है ना। अब यहां पर एपर्चर को आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि आपको डायग्राम बताना है बेटा ना, लेकिन एपर्चर है छोटा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट रे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इंसिडेंट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आकर के स्फेरिकल मिरर पे ये गिरने के बाद, क्योंकि ये कैसी रे है, ये आपकी इंसिडेंट रेज है ना, और साथ में कैसी है, पैरेक्सियल है, तो पक्का है कि रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होने वाली है ये, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहां से फोकस से ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है ना।
अब आपको जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट हुई है वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगी। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट आप यहाँ लिए हो इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पक्का है वो सी से पास आउट होगा। ये तो हर कोई जानता है बेटा। अब बेटा ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये प्रॉपर डायग्राम हमने इसको बनाया आपको, ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है ना। ये इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, और I इक्वल टू R होगा, ये पता आपको है कि I इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R होगा, ठीक है ना। ये आप जानते हो, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर आपकी लाइट गिरी है, ठीक है ना, उसको आप M मान लो, M, ये पॉइंट आपका M है, ठीक है बेटा जी। अब 1 बाई 1 हम लोग चलते हैं। तो आपने कहा कि I इक्वल टू R, एंगल इंसिडेंट एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बताइए अगर आपने कहा कि इसको बेटा ले लो आप, इंसिडेंट नाम दे दो आप, L दे दो, नाम दे दो इसका। ये जो L और M ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है ना, और ये देखो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपसे मैं बोलूँ कि अगर ट्रायंगल की बात करूँ पहला, ठीक है ना, देखो ध्यान से, आप इसमें थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी आपकी, L M एंड C क्या होगा, L M C, ये कितना इज इक्वल टू I है ना बेटा जी। ये एंगल कितना आपका I है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये भी एंगल आपका I ही होगा। अगर ये देखो ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये लाइट गई यहाँ आई और ये देखिए बिल्कुल ऐसे चली गई, तो दैट मीन्स कौन सा एंगल, M C एंड F, ये भी तो I होगा ना। तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एंगल क्या, M C एंड F, ये I के ही बराबर है, ठीक है। अब ये I हो गया, ठीक है ना। तो I इक्वल टू R है। अब बताइए ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला, ये तो क्लियर हो गया ना, इसको I ले लिया आपने, सिंपल सी बात है, ये ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट ट्रायंगल आपका है, ये I आपका हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो जिस ट्रायंगल की बात करने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, इन ट्रायंगल कौन सा, MCF की बात करेंगे। देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, ये I और ये भी I ही है, क्योंकि R इक्वल टू I, R आप लिख चुके हो। तो एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो R के सामने वाली साइड क्या है, CF है, R के सामने वाली साइड क्या है, CF है, और ये I के सामने वाली साइड क्या है बेटा जी, M और F है, ये है कि नहीं बेटा जी। कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें ना, ये तो क्लियर है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो सामने वाली साइड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने वाली साइड ये है और इसके सामने वाली साइड ये है, बराबर कर दिया आपने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सिंस जो एपर्चर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, सिंस जो आपका एपर्चर है इज वेरी स्मॉल, याद रखना ये छोटा होता है बहुत, तभी तो आपको ये जो इंसिडेंट रे है इसको कब बोलेंगे, पैरेक्सियल, जब ये बहुत छोटा होगा। तो अगर ये और भी बहुत ही छोटा होगा तो M जो है P के बिल्कुल नियर होगा। अरे भाई ये जो पूरा का पूरा है आपका कनकेव मिरर का जो एपर्चर है, इसको बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटे, जितना छोटा करोगे उतना M कहाँ आएगा, उतना M कहाँ आएगा, P के पास आएगा, ठीक है ना। ये जो एपर्चर आपका AB है, जितना छोटा होगा उतना M P के पास आएगा। सिंस एपर्चर इज वेरी स्मॉल देन M एंड P कोइंसाइड टू ईच अदर, है ना। M और P क्या है, अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो MF और PF लगभग बराबर होंगे। तो MF या तो PF, क्योंकि M कहाँ आ जाएगा,
पी के पास आएगा तो पी एफ और एम एफ बिल्कुल बराबर होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो अगर आप 1 2 को देखो तो सी एफ इक्वल टू पी एफ आ जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, पी एफ आ गया। तो आप बताओ सी एफ ये और ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब जो फोकस है बिल्कुल एग्जैक्ट सी और पी के बीच में आ गया, है ना बेटा जी, ध्यान देना। यानी अगर ये दोनों साइड बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गए तो ये पक्का है कि जो आपका फोकस है वो सी और पी के एग्जैक्ट बीच में आ गया। तो आप कहोगे सर यहां से क्या हो जाएगा कि जो आपका पी एफ है ना, पी एफ है वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 पी सी, है नहीं है। तो अब पी एफ क्या है, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस से लेकर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, वो ये कहलाएगा फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसको आर बोलेंगे बेटा जी। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहां से, F इक्वल टू क्या आ गया, R/2। मतलब स्फेरिकल मिरर में जो फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, जो फोकल लेंथ होगी। एक इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, इसे बोलते हैं फोकस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है डेरिवेशन से। इस प्रकार से ट्रायंगल का यूज करके आप इसको 10 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां लिख लेना 10 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये का क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि R/2 होगा। ये क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, यहां से R/2 होगा। ये तब के लिए वैलिड है जब आपकी इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेक्सियल है, और पैरेक्सियल ही पढ़ना है। कोई बच्चा हमसे ये पूछ सकता है कि बेटा अगर पैरेक्सियल ना हो तो सब क्या होगा सर, अगर मान लीजिए पैरेक्सियल नहीं है तो क्या होगा, अगर ये जो इंसिडेंट रे बहुत दूर आ गई या प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई तो उसके लिए फॉर्मूला अलग से आता है बेटा। वो फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू R माइनस R/2 सेक थीटा का मतलब सेक आई, जो एंगल बना हुआ सेक आई, ठीक है ना, R माइनस R/2 सेक आई। ये कब के लिए, जब रेज आपकी होगी मार्जिनल होगी, मतलब दूर होगी, तब के लिए। इसका यूज बहुत कम होता है, कभी कभी पूछ दे तो आप इसको पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है ना। लेकिन आपका हमेशा जो है 99.99% आपके हर फॉर्मूले में F इक्वल टू R/2 रख के ही पूछेगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि हम रिलेशन F एंड R में कैसे रिलेशन हम बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने डिफाइन किया है कि पैरेक्सियल रेज क्या होती है। रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द पैरेक्सियल रे। इन इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर एंड लेंसेज ओनली पैरेक्सियल रेज विल बी कंसिडर्ड। आपको इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल को छोटा ही रखना पड़ेगा, एपर्चर छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रे कैसी लेनी है आपको, पैरेक्सियल रे मैंने एक्सप्लेन किया है। फोकस को मैंने बताया, देखो ये पूरा का पूरा कि अगर आपके पास चाहे वो कनकेव ये है, कनकेव पे कौन सी लाइट गिर रही है, बिल्कुल पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड मीट एट द फोकस। कहाँ मिलेगी, वो फोकस में मिलेगी, ठीक है ना। और अगर आपके पास क्या है, मान लीजिए कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स पे लाइट अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, क्या है, ये कहीं ना कहीं पर फोकस पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, अपीयर होंगी, ठीक है ना बेटा जी। तो ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। और डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, F इक्वल टू R/2 होता है। इस चीज़ को मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा कि पावर क्या होता है। तो अभी इसको पावर को लेके आप डरना मत, ठीक है ना। पावर वास्तव में क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना।
पावर क्या होता है, जो मिरर का पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ होता है, जिसको मैं अब आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पॉइंट आप इतना रखो, इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लाइट अगर आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर गिरेगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से जाएगी। और अगर आपके पास कन्वेक्स है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इस पर गिरती है रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वो फोकस पे मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कन्वेक्स का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है। ठीक है ना। इस प्रकार सारी रेज को मैंने 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, तो इसको आप एक बार क्या है, इसकी घर पे एनालिसिस आप लोग कर लेना। जब लाइट रे कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पास जाएगी, तो पक्का है कि जो मिरर है उस मिरर पर वो नॉर्मली गिरेगी तो बिल्कुल उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। कन्वेक्स में देखो, अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और इस तरीके से कर रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में आ गई है, तो पक्का है कि वो सरफेस पर नॉर्मल गिर रही है, रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल ही होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ों का आप फोकस करिएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इंसिडेंट रे एट पोल, अगर पोल पे गिरेगी, याद रखना जब भी पोल पे गिरेगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी बोलो एक्सिस बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो चाहे वो कन्वेक्स की बात करो चाहे वो कनकेव की बात करो, इमेज कैसी बनेगी पता आपको है। रियल वर्चुअल के बारे में आप जानते हो, जहां आपको दिक्कत होगी प्लीज हमसे पूछना बेटा, ठीक है ना। वैसे सारे डायग्राम को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन 1 बाई 1 करके, इसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना। कैसी लाइट आ रही, कैसे कि कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, कब डिमिनिश्ड होगा, तो 1 बाई 1 करके एक बार आप लोग चेक कर लेना। जहां डाउट्स होगा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर कनकेव में कैसे बनेगा, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है हमने। देखो रे डायग्राम क्या है, इंसिडेंट लाइट कहाँ से आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ पर फोकस से जो फोकल प्लेन होगा उससे पास आउट होती दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके देख लेना। जहाँ पर आपको डाउट्स होगा वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को आपने 10th में ही पढ़ा होगा, और यहाँ भी कोई डाउट होगा तो हम 1 बाई 1 करके डिस्कस कर लेंगे बेटा जी। लेकिन एक बार आप लोग इस नोट्स को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, हमने रे डायग्राम बनाया। यहाँ पर आपके पास कनकेव मिरर है, मैंने इसको पॉलिश्ड कर दिया यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट आपका है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो AB साइज है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए से लाइट रे को निकालेंगे, और वो लाइट रे क्या है पड़ेगी मिरर पर, रिफ्लेक्ट होगी, और ए की इमेज कहीं बनेगी। जब क्योंकि बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करने वाला, बी की जो इमेज है इसी पे लाई करेगी। सिर्फ ए की इमेज निकाल लेंगे, ए कहाँ होगा, फिर क्या करेंगे उसको बिल्कुल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, तो आपको ए की इमेज मिल जाएगी। तो ए बी की पूरी इमेज आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो ए से ही लाइट रे निकालते हैं, और लाइट रे निकालते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम हम 3 लाइट रेज लेते हैं। कभी कभी 2 भी लेके काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 लेके चलेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंस अगर आपके काम में होगा तो शायद रे डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइट रे हमने इंसिडेंट कराया, मान लो इस तरीके से ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया, ठीक है ना। इंसिडेंट की पहली लाइट रे लेंगे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है ना। ये लेना ही लेना आपको है, ठीक है ना। और ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करेगी। इट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है ना। ये पहली लाइट रे ले लिया, ठीक है ना। दूसरी लाइट रे क्या करेंगे, हम ले लेंगे, किससे पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो दूसरी लाइट रे आप देखोगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उसमें आपको पता है कि जो लाइट रे ए पॉइंट से निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, जाकर यहाँ पे गिरेगी इस पे ऐसे, तो इसको बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ गिरेगी तो सेंटर ऑफ कर्व, यहाँ से लाइट रे, यहाँ से एक लाइट इधर से, एक लाइट इधर से गई, और जाकर ये जब इंसिडेंट यहाँ करेगी तो पता है कि ये लाइट जो है सरफेस पर बिल्कुल पड़ रही है नॉर्मल,
कैसी पड़ रही है बेटा जी, नॉर्मल पड़ रही है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात, ये नॉर्मल इस पे इंसिडेंट कर रही है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये क्या होगी, अपने ही पाथ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको पता ही है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गई। एक लाइट रे ए पॉइंट से और निकाल सकते हो, पोल पे गिरा के वो रिफ्लेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हम 2 लाइट रे से ही क्या है मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे, जिससे कि आसानी हो। ज़्यादा लाइट रे लोगे तो आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा। 2 लाइट रे हमने बना दिया, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कट कर रही है वहां पर ही तो ए की इमेज आएगी, इस पॉइंट पर, है कि नहीं बेटा जी। तो यहां पर बनेगा आपका ए की इमेज, यहां बन जाएगी, इसको बोलेंगे ए डैश। तो अगर हम इस पर ड्रॉ करते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये बन गई इमेज, ये ए डैश, यहां बनेगा आपका बी डैश। तो ए बी की जो इमेज आपकी है सी और एफ के बीच में बन गई। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है, बियॉन्ड द सी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ आएगी, सी और एफ के बीच में ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रॉपर रे डायग्राम आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की बात आपने कर ली। अच्छा, आप कहोगे सर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, ये आपका फोकस से जो है पोल के बीच का जो डिस्टेंस हम लेंगे उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको एफ बोलेंगे। इमेज कहाँ से बनी, ये आपकी इमेज बनी है, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द पोल क्या होगा बेटा, इसको वी लेते हैं, पता है आपको है, इमेज डिस्टेंस को वी से करते हैं रिप्रेजेंट। और जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से कितना है उसको हम यू लेते हैं, ठीक है ना। तो यू वी एफ है ना, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड एफ इज द फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल, ठीक है बेटा जी। तो ये जो है कि या फोकस की डिस्टेंस है पोल से, तो ये सब चीज़ों को आपने पॉइंट आउट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिराइव करने के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही ये इस जिस पॉइंट पे गिर गई है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे यहाँ पर आई है उसको एम मान लो, और साथ में ये भी मानोगे कि जो इसका एपर्चर है वो बहुत छोटा है, और ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेक्सियल रेज है, मतलब ये एम और पी, ठीक है, बहुत ही नज़दीक होंगे। तो अगर क्या करोगे, अगर यहाँ से एक ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये इसका नाम देते हैं हम लोग एन नाम देते हैं। जब भी यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर एन देते हैं, तो एन और पी बिल्कुल एक साथ ही होंगे, क्योंकि एपर्चर जितना छोटा होगा, ये एपर्चर जितना छोटा होगा वो एन उतना ही पी की तरफ जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एन और पी आपको दिख रहा है डायग्राम की एन बहुत दूर है, लेकिन दूर नहीं, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है ना। जब भी, क्योंकि एम और पी जब नज़दीक होंगे, मान लो एम यहाँ होगा तो यहाँ से ड्रॉ करोगे देखो पी के पास आ जाएगा। डायग्राम में थोड़ा एम आपको दूर दूर दिख रहा है, इसलिए एन जो है पी से थोड़ा दूर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में एम कहाँ होता है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये बिल्कुल पी के पास होती है। जब ये एम यहाँ होगा तो एन देखो यहाँ होगा, तो पी और एन बिल्कुल नज़दीक होंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें देखना आपको है, सिंपल देखना है, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उस पर ही फोकस करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगल बनाएगा और जो इमेज ट्रायंगल बनाएगी, है ना, दोनों आपस में सिमिलर होगा। तो ध्यान देना आप लोग, देखो यहाँ पर ये जो सी है, सी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, देखो ये वाला एंगल बराबर है, बराबर है, ये 2 ट्रायंगल एक इसको ले लेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ जो ट्रायंगल बना है कॉमन सी पर, उसको हमने ले लिया, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना। अब देखो ये ए बी है, वही तो एम एन है, जितनी साइड ए बी की है उतनी साइड एम एन की है। तो एक आपका ऑब्जेक्ट, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं साइज के हिसाब से, कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल साइज ऑफ द एम एन। नहीं समझे आप लोग, ठीक है बेटा जी। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ और डायरेक्ट इमेज के साथ ट्रायंगल बन गया, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और साथ में देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि एम एन भी ए बी के बराबर ही तो है, देखो दोनों लाइन पैरेलल है बिल्कुल। तो एम एन और ए डैश बी डैश,
देखो ये भी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी बराबर है। तो आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल यानी कुल मिलाकर के आपको 4 ट्रायंगल मिले, 2 सिमिलर हुए और 2 अलग से सिमिलर हुए, मतलब दोनों किससे बन रहे हैं, ए डैश बी डैश से बन रहे हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाएगी ट्रायंगल को आपको किस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। तो बेटा फिगर्स देखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल्स, ठीक है ना, ट्रायंगल्स क्या बेटा, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ठीक है ना। अगर ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों बराबर हैं तो क्या ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स के जो अपोजिट साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा जी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी बी डैश। ठीक है ना। क्या बोले लिखेंगे, बी सी अपॉन बी डैश सी। आई थिंक इस बात को समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिया आपने, कोई डाउट तो किसी बच्चे को नहीं है। ओके बेटा। अब बेटा देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो हाइट है ना, हमको फॉर्मूला चाहिए यू वी एफ में। तो इस डिस्टेंसेस में हमें क्या है, फॉर्मूला चाहिए, हमको हाइट में नहीं चाहिए। तो जिसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और बी सी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमें क्या है, तो बी सी क्या है, देखो बी और सी, अगर बी और सी को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, पी बी माइनस पी सी। देखो ना, अगर आपको दिखना हो सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से करते हैं, मेजर करते हैं बेटा जी हम लोग, तो क्या लिखेंगे, बी पी माइनस, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा जी, पी बी पी बी है ना, बी सी को पी बी माइनस पी सी अपॉन, अब बी डैश सी को क्या लिखना है, बी डैश सी को पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना आपको है। आपने इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के आपने रेशियो बना लिया। ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं बेटा जी। देखो क्या है, आप लिखोगे कि ट्रायंगल्स कौन कौन सा, एम एन एफ, एम एन एफ है ना, एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। अभी बराबर हैं। ठीक है ना। तो एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, है ना, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, और क्या बेटा होगा, एफ बी डैश, सॉरी पहले क्या लिखा, पहले आपने एम एन लिखा है तो पहले आप इसको लिखो ना, लिखा आपने एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, तो एम एन का ये वाली साइड क्या है, एन एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक, अब एम एन अपॉन ए डैश बी डैश को जो कहते हैं छोड़ देंगे, और आगे क्या होगा, एन एफ क्या होगा, जो लाइन पे आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे, एन एफ क्या होगा, देखो ध्यान देना, एन एफ क्या होगा, एन एफ आपका होगा तो बेटा एन एफ की बात करेंगे। देखो एन जो है पी के बिल्कुल नजदीक है, तो एन को पी पे ही मानेंगे, पहली बात। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। एन को आप कहां मानोगे, पी पे ही मानोगे कि वो पी पर ही है। तो एन एफ को आप अप्रॉक्सीमेटली पी एफ लिख सकते हो,
तो इसको लिख सकते हो पी एफ, क्योंकि पी एफ लिखना आसान इसलिए क्योंकि पी एफ की वैल्यू एफ होगी, हमें फार्मूला एफ यू और वी में चाहिए, तो एन एफ को आप लिख सकते हो पी एफ, है ना। अब देखो एफ बी डैश क्या होगा, एफ बी डैश पी बी डैश माइनस पी एफ, है ना, क्या होगा, पी बी डैश माइनस पी एफ, लिखोगे पी बी डैश माइनस पी एफ, ये जो आपका इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, तो इसका जो लेफ्ट साइड है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और एम एन अपॉन ए डैश बी, ये दोनों बराबर हैं, देखो, क्योंकि ए बी के बराबर ही तो एम एन है, ए बी के बराबर ही तो एम एन है, तो ये जो है दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, इसलिए इनका राइट साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप कहोगे सर फ्रॉम 1 and 2 क्या है, एल एच एस आर वॉट इक्वल, ठीक है। देयरफॉर आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पी बी माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी बी डैश माइनस पी एफ होगा, ठीक है। सिंपल है, आपको लगता है टफ है, एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, साइन के साथ रखना होगा, याद रखना आप लोग, अब इनको साइन के साथ रखो तो आपको समझ में आएगी बात। मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं और साइन के साथ रखता हूं, ध्यान देना इस पर। पी बी, पी और बी, देखो ये वी है, इसको लिखोगे माइनस वी, पी और वी क्या है, इमेज बनेगा ना वी, रखोगे माइनस बी और माइनस पी सी, कितना बड़ा पी सी, वेयर इज द पी सी, पी एट सी वो आर है, ये पूरा का पूरा पी सी क्या होता है, आर होता है ना, इसको माइनस आर रखोगे बेटा जी, विद साइन रखना, याद रखना आप लोग, जब भी रखो साइन के साथ रखो, ठीक है ना। और क्योंकि आपको फार्मूला चाहिए किसमें, जो मिरर फार्मूला होता है एफ में होता है, यू में होता है और वी में होता है, एफ यू वी वी, तो आर को आप क्या रख सकते हो 2f, गिव आप फार्मूला आपको आर में नहीं निकालना है, फार्मूला आपको निकालना किसमें, फार्मूला आपको निकालना है यू वी एफ में, तो आप जब आर आएगा ना, क्या आ रहा है बेटा जी, आर आना ना, यानी पी और सी आर के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा -2f होगा, क्योंकि आर इक्वल टू -2f, माइनस क्यों ले रहे हैं बेटा जी, क्योंकि इंसिडेंट रे कहाँ पर है, राइट साइड में है, और पोल से जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो लेफ्ट में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, लेफ्ट में, इसलिए नेगेटिव रखना पड़ रहा है हमको, ये कर दिया आपने, अपॉन क्या होगा, पी सी कितना है, पी सी आपका है सिंपल पी और सी -2f होगा, -2f होगा बेटा जी, और माइनस पी बी डैश होगा माइनस वी के बराबर होगा, ऐसे है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ कितना होगा, पी एफ आपका -f है, देखना आपको पी एफ क्या है, पी और एफ आपका -f के बराबर है, अपान पी बी डैश इज वॉट, पी बी डैश आपका -v के बराबर है ना बेटा जी, और माइनस पी एफ कितना है, f के बराबर है, तो -f रखेंगे, साइन के साथ हमने सबको रख दिया, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, देखो यहाँ कितना आ गया, देखो यहाँ आ जाएगा आपका, तो बेटा हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2f - v हो गया ऊपर वाला, नीचे में हमने माइनस किया तो v -2f हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या है आपका v -f, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे ऊपर वाला माइनस कटेगा, तो हो जाएगा v -f अपॉन v -f आ गया। ये इतना बड़ा ये आपका ये स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को। अब बेटा क्या है, इस पूरे का पूरा मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या आएगा, uv -2vf -fu प्लस 2f², इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो इतना आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें f में तो क्या आएगा, देखो 2f² -fv आएगा, ठीक है बेटा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो रीअरेंज करोगे इसको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर रीअरेंज कर दोगे, ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आप लोग रीअरेंज इसे कर लोगे ना, ठीक है ना। इसमें देखो आपका ये 2f² एंड 2f² कट जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, उसको हम लोग सही करेंगे, क्योंकि पी बी को हम क्या रखते हैं,
देखो पी वी को रखेंगे माइनस यू, क्या रखेंगे माइनस यू, मैं वी रख रहा था तो वहाँ गलती हो रही थी। पी और बी क्या है माइनस यू, ठीक है ना, और माइनस पी सी क्या होगा बेटा जी, पी सी आपका होगा माइनस 2f होगा, क्योंकि पी सी आर के बराबर है तो एफ में कन्वर्ट करेंगे 2f के बराबर होगा, ठीक है, अपॉन, ठीक है ना। इसके बाद क्या पी सी क्या होगा, फिर से आपका माइनस 2f होगा और माइनस, और पी बी डैश आपका v होगा, आपको पता है इमेज डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू पी एफ क्या होगा माइनस एफ होगा बेटा अपॉन, और पी बी डैश क्या है माइनस वी के बराबर है माइनस, और पी एफ क्या है फिर से एफ के इक्वल है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ, अभी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी जिससे रिजल्ट आपका नहीं मिलता, ठीक है बेटा। अब ठीक है बेटा, देखो अब क्या है कि आपने क्या है इसको सॉल्व किया ऊपर, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, ठीक है ना, तो माइनस यू प्लस 2f हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, तो माइनस 2f प्लस वी हो जाएगा, माइनस बाहर निकालोगे तो कट कर देगा, तो हो जाएगा u माइनस 2f माइनस वी हो जाएगा बेटा ये, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर f अपॉन वी माइनस एफ होगा, और माइनस बाहर निकालोगे तब, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल बेटा, इसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में करो तो क्या आएगा यू वी आएगा माइनस 2vf आएगा माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। यहाँ से देखो कुछ कटेंगे तो उसको हम लोग कट कर देते, देखो बेटा इससे कट जाएगा ये, ठीक है ना, और ये देखो क्या आपका है 2vf है ना, ये आपका क्या है 2vf है, तो उसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा जी, है ना, तो उधर ट्रांसफ़र करते हैं हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा यू वी, है ना, माइनस एफ यू इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2vf हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एफ माइनस एफ भी है तो हो जाएगा तुम्हारा एफ इंटू वी, है ना। ये आपका आई थिंक इस बात को समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा हमने रीअरेंज कर दिया, एफ वी जो कहते हैं उठा के एफ यू को उठा के हमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो एफ वी प्लस एफ यू इक्वल टू क्या आ गया यू वी आ गया, ठीक है ना। अब डिवाइडिंग यू वी एफ, दोनों साइड क्या करो ऑन बोथ साइड, तो आप डिवाइड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो आपने दोनों साइड क्या यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, देखो यू वी एफ में ऊपर क्या एफ और वी है, तो एफ और वी यहाँ से कटेंगे तो 1/u बचेगा, यहाँ पर एफ यू है तो यहाँ से एफ और यू कट जाएगा, ऊपर यू वी है तो ये यू वी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा जी आपको आ जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसको और अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं तो क्या होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो रही थी उसको आप लोग रीअरेंज मैंने कर दिया है, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, जो मेन था डायग्राम आपको समझना था बेटा जी, ये आपका रिजल्ट इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, ठीक है बेटा जी। ऐसे आप लोग कन्वेक्स का भी निकाल सकते हो डायग्राम, आप देख लेना बेटा जी, उसको मैं भी कराऊंगा भी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। तो आपने देखा कि हाउ कैन फाइंड आउट द मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।